जोंगली चुपचाप चाय पी रहा था। उसके पास अभी भी हथियार और अन्य सामान थे, लेकिन मुयांग को देखकर लग रहा था कि वह उसका एहसान नहीं मानना चाहता। क्या बर्फ की रानी को ब्लैकमेल करना चाहते हो? यह दिलचस्प है। जोंगली ने मुयांग के व्यवहार पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर मुयांग को जरूरत पड़ी तो जोंगली उसकी मदद करने में कोई संकोच नहीं करेगा। लियू की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जब तक बर्फ की रानी खुद न आ जाए और फातुई के सभी अधिकारी लियू न आ जाए, तब तक वे लियू के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकते। लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो लियू और शीत साम्राज्य के बीच पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाएगा। एक बार दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ जाने पर शीत साम्राज्य को आकाश द्वीप पर हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मु यांग के शब्दों के अनुसार वे उस समय शीत साम्राज्य को सचमुच नष्ट कर सकते हैं और उसके वंशजों का सफाया कर सकते हैं। अगर वो खुद भी होता और अगर शुक्र का संयुक्त के साथ कर देता तो वो रे 860 था। लियू की वर्तमान शक्ति को देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर वे सचमुच लड़े तो शीत ऋतु लियू में वापस लौट सकती है। मुयांग, नाशिदा और अमर लोगों के समूह, अगर मैंने एक और मिसक्यू को जाने दिया तो इसके बारे में सोचना भी भयानक होगा। जोंगली ने फिर भी ईश्वर का हृदय सौंपने का फैसला किया। यह चीज अब मेरे किसी काम की नहीं है और इसे अपने पास रखना एक आपदा होगी। लेकिन अगर हिमरानी को ईश्वर का हृदय चाहिए तो उसे सौदेबाजी के लिए अपने सारे दाव लगाने ही होंगे। हाँ, बाजार में हथियार। ये हथियार वाकई अच्छे नहीं हैं। हालांकि मैं यह भी मानता हूं कि बहुत अच्छे हथियार योद्धाओं को सुस्त बना सकते हैं और समय के साथ वे हमें भी आलसी बना देंगे। हथियारों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, लेकिन साधारण हथियार हमारी ताकत का सामना नहीं कर सकते। हमें हर समय नए हथियार खरीदने पड़ते हैं और फिर तरह तरह की मरम्मत करानी पड़ती है। यह वाकई बहुत झंझट भरा है, टारटाग्लिया ने गहरी संतुष्टि के साथ कहा। शुरुआत को याद करते हुए उसने पाया कि उसके पास जो हथियार थे वे बहुत अच्छे नहीं थे। लड़ाई के दौरान वे अक्सर टूट जाते थे क्योंकि वे ताकत का सामना नहीं कर पाते थे। बर्फ की रानी से मौजूदा हथियार मिलने के बाद ही उसकी पिछली परेशानियां दूर हुईं। तो मैं ठीक हूं। मैंने सारे हथियार खुद बनाए हैं, मुयांग ने कहा और उसके हाथ में जल तत्व से बना एक भाला प्रकट हो गया। यह देखकर टारटाग्लिया की आंखें फटी रह गईं। वह भी यह जाल जानता है, लेकिन प्रतिद्वंदी के जल तत्व का घनत्व उससे भी अधिक है। इस जानकारी से टारटाग्लिया न केवल डरा नहीं, बल्कि उसका खून खौलने लगा। उसने जलती हुई आंखों से मुयांग को देखा और उसे चुनौती देने का मन हुआ। अरे, अभी मेरे लिए कोई हथियार नहीं बजाए, मुयांग ने व्याकुलता से कहा। पिछले कुछ दिनों से मुयांग सील बुक का अध्ययन कर रहा है और उसने काफी कुछ हासिल भी किया है, लेकिन यह उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था। सील बुक में पानी से निकलने की कई तकनीकों का वर्णन तो है, लेकिन यह लकड़ी से निकलने की तकनीक की तरह जरन नहीं सिखाती जो उसने पहले खरीदी थी, और यहाँ तक कि यह भी नहीं बताती कि बल कैसे लगाया जाए और शक्ति कैसे जुटाई जाए। सील बुक में निंजुत्सु का वर्णन केवल उसके उपयोग के बारे में है। इससे मुझे लगा कि लकड़ी से निकलने की तकनीक खरीदने में जो मैंने पैसे खर्च किए वे व्यर्थ गए। आखिर सील बुक में लकड़ी से निकलने की तकनीक तो है, लेकिन अगर मैं सील बुक के अनुसार अध्ययन करूं तो शायद कुछ महीनों में मुझे ये परिणाम न मिलें। सौभाग्य से मैं उन पानी से निकलने की तकनीकों का भी अनुसरण कर सकता हूं और फिर बड़ी शक्ति से चमत्कार कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, सैकड़ों मीटर लंबा जल ड्रैगन। मुयांग के लिए अब यह मुश्किल नहीं लगता। बाजार में मिलने वाले हथियार वाकई व्यावहारिक नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत करें तो आपको अच्छे हथियार मिल जाने चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं, सलाहकार मुयांग। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुयांग का लियू में बहुत ऊंचा डर जाए।
अगर वह किसी हथियार का इस्तेमाल करके मु यांग की मित्रता हासिल कर ले तो टारटाग्लिया मना नहीं करेगा। लंबा भाला, मु यांग ने बिना किसी झिझक के कहा। क्या सच में? अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं फातुई की शक्ति का इस्तेमाल करके आपके लिए एक उपयुक्त हथियार ढूंढ सकता हूं, टारटाग्लिया ने जल्दी से कहा। लेकिन जब समय आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे लड़ेंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? मु यांग के चेहरे पर भाव बदल गए। मु यांग के मन में भी यह बात खटक रही थी कि वह ऐसे आदमी को धोखा दे रहा है। और टारटाग्लिया ने मूल कथानक में जो किया था उसे याद करके मु यांग को जरा भी बुरा नहीं लगा। आखिरकार यह आदमी सच में अच्छा इंसान नहीं था। उसका हीरो मेरा दुश्मन है। यह टारटाग्लिया का सबसे सटीक वर्णन माना जा सकता है। शीत ऋतु के राज्य के लिए उसने ओसेल को रिहा किया। लियू के लिए टारटाग्लिया एक जघन्य अपराधी है। टारटाग्लिया, इस आदमी को छिपाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। आप बहुत शक्तिशाली है। जितने लोगों से मैं आज तक मिली हूं उनमें से अधिकांश से अधिक शक्तिशाली। अगर मुझे यह पता न होता कि आप फोंटेन से नहीं हैं, तो मुझे तो यह भी शक होता कि आप जल देवता है। डेडालिया ने मु यांग को गंभीरता से देखा। आप जैसे गुरु के साथ लड़ना मेरे लिए भी एक प्रशिक्षण है। क्या सच में? मु यांग की पलकें झपकीं। क्या वह जल देवता नहीं है? वह तो बाहर खड़ी फुनीना से भी अधिक जल देवता जैसे दिखते हैं। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे आप जैसे मु यांग के सलाहकार से दोस्ती करने में कोई खुशी नहीं है। तो मैं कामना करती हूं कि हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहे। मु यांग ने अपनी चाय का प्याला उठाया और टारटाग्लिया की ओर इशारा किया। हाँ, हाँ, हमेशा। टारटाग्लिया ने जद से अपना प्याला उठाया और टारटाग्लिया से टकराया, फिर उसमें रची गर्म चाय पी ली। दुर्भाग्य से यह शीत ऋतु के राज्य की तेज शराब नहीं थी। हालांकि यह दृश्य देखकर मु यांग की पलकें झपक गईं। यह लड़का वाकई लापरवाह था, और वह भी गर्म चाय। क्या उसे गर्मी से डर नहीं लगता? टारटाग्लिया की जानबूझकर दिखाई गई दोस्ती के कारण यह भोजन मेजबान और मेहमान दोनों के लिए बहुत सफल रहा। भोजन के बाद तीनों शिन्यूक स्वान के दरवाजे पर अलग हो गए। टारटाग्लिया और जोंगली एक साथ चले गए, जबकि मु यांग एक गली में चला गया जहां कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। इंतजार कराने के लिए माफ करना। ये लैन 4.0 इंच याग आगे बढ़ा और दीवार के संग नमस्कार किया। मैं तो यही कहीं था। ये लैन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर मु यांग को उत्सुकता से देखा। जब निंगगुआंग ने उसे ढूंढा और उम्मीद जताई कि वह एक विशेष संगठन की नेता बनेगी, तो ये लैन वास्तव में मना करना चाहती थी। आखिरकार क्या वह अभी यही नहीं कर रही है? इस संगठन के अस्तित्व ने उसे, जो सामान्य मामलों के विभाग से लगभग मुक्त है, एक आधिकारिक कर्मचारी बना दिया है। ये लैन के लिए इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। लेकिन निंगगुआंग के बाद के शब्दों ने ये लैन को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। यह संगठन रॉक किंग सम्राट के अनुरोध पर स्थापित किया गया था, और वह रॉक किंग सम्राट की पसंदीदा भी है। लियू के लोगों के लिए रॉक किंग की कृपा एक बड़ा प्रोत्साहन है। भले ही ये लैन को परेशानी महसूस हुई, फिर भी उसने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का फैसला किया। मु यांग उसका सीधा वरिष्ठ अधिकारी बन गया। उसने पहले मु यांग द्वारा नियुक्त अधीनस्थों को कार्यों को पूरा करने के लिए लिया था और पाया कि ये लोग मौलिक शक्ति का उपयोग करते हुए प्रतीत नहीं होते थे। कुछ मामलों में वे उससे बेहतर सूचना एकत्र करने और हत्या करने में सक्षम प्रतीत होते थे। मु यांग की पहचान के साथ ये लैन को इन लोगों की पहचान का अंदाजा था, और साथ ही वह उत्साहित भी थी। ऐसे अधीनस्थों के साथ उसका भविष्य का काम बहुत आसान हो जाएगा और वह लियू की बेहतर रक्षा कर पाएगी। ये लोग कैसे हैं? मु यांग ने पूछा। ये वाकई बहुत शक्तिशाली लोग हैं। इनका नेता उजिहा फुगाकू कई मामलों में मुझसे भी ज्यादा सक्षम है। ये लैन खुद को कम नहीं आंक रही थी, लेकिन दूसरी पार्टी में वाकई इतनी क्षमता थी। अच्छा,
अगर तुम इनका नेतृत्व करो तो मुझे राहत मिलेगी। मुयांग ने हल्के से सिर हिलाया। तुमने इनके मूल का अंदाजा लगा लिया होगा, ऐ ना? हाँ, ये तेवत महाद्वीप के बाहर से होंगे, ऐ ना? ये लैन ने अपनी बात छिपाई नहीं और सीधे सीधे कह दी। अच्छा है, हम दूसरे लोकों में जा सकते हैं, और उजिहा वंश के लोगों को भी हम दूसरे लोकों से ही लाए हैं। मैं तुम्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। मुयांग ने ये लैन को आमंत्रित किया। यद्यपि ये लैन की युद्ध शक्ति मुयांग के मुकाबले अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आखिर वो मुयांग का ही अधीनस्थ है। यांग को लगा कि अधीनस्थों की युद्ध शक्ति बढ़ाना आवश्यक नहीं है। ये लैन को कुछ काम सौंप दो और उसे सीलबंद पुस्तक में कुछ निंजुत्सु का अभ्यास करने के लिए पॉइंट्स का उपयोग करने दो। उस समय ये लैन की शक्ति में निश्चित रूप से बहुत सुधार होगा। फिलहाल गिल्ड में बहुत कम लोग गिल्ड पॉइंट्स का उपयोग करते हैं। कुछ लोग विशेष मूल्य वाले स्टोर का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें मनचाही चीजें मिल सकें। कुछ लोग पॉइंट्स बजाय रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई उपयुक्त विकल्प नहीं है। शुरुआत में उजार केकिंग का, लेकिन जब और गुड के साथ आए तो उसमें 500 अर्थ कर गए और से हालांकि केकिंग अभी फ्लाइंग थंडर गॉड में बहुत निपुण नहीं है और उसकी समझ भी बहुत अच्छी नहीं है। वह फ्लाइंग थंडर का उपयोग नहीं कर सकती। भगवान मिनातो नामिकाजे की तरह हजारों मीटर तक चल सकते थे। अब केकिंग ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 मीटर ही चल सकती है, लेकिन युद्ध में यह लोगों को चुनौती देने के लिए काफी है। तुम लोग, ये लैन की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि निंगगुआंग और केकिंग इस संगठन में शामिल हो गए हैं। हाँ, मोराक्स और जुमी का ग्रास गोड भी इसमें है, मुयांग ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। ये लैन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर वह मुस्कुराई और बोली, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कुछ समय पहले निंगगुआंग ने मुझे जुमी के पास जाकर जज के लिए कुछ प्रतिकूल अफवाहें फैलाने के लिए कहा था। पता चला कि ग्रास गोड भी हमारे पक्ष में है। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे संगठन को मना कर सकती हूँ। सच कहूँ तो यह मेरे लिए सम्मान की बात है। Ging गिल में आपका संगठन स्टोर 3 650/1000 build से 9/15 यज्ञत तक 31,000 6 दान किया। शायद हम और लोगों को भर्ती कर सकते हैं और 2-3 स्थान आपातकालीन उपयोग के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, भविष्य में अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो सीजे गिल्ड से बात कर लेना। रॉक किंग और ग्रास गॉड भी वही है। बेशक, अगर तुम्हें मुझसे अकेले में कुछ कहना हो तो तुम मुझसे अकेले में भी मिल सकते हो, मुयांग ने ये लैन से कहा। नारुतो की कहानी उजिहा वंश से जुड़ी है। जब भी तुम्हें फुर्सत मिले जाकर देख लेना। इससे तुम्हें उन्हें बेहतर समझने में भी मदद मिलेगी। जी, ये लैन ने भी इसी समय डायमेंशन गिल्ड की ओर रुख किया। जैसा कि उम्मीद थी, केकिंग और निंगगुआंग वही है। गन्यू और शियाओ दोनों अमर है। यहाँ तक कि पुनर्जन्म हॉल के प्रमुख हु भी यही है। मुयांग ने कहा था कि रॉक किंग और ग्रास गॉड यहाँ है, तो नाशिदा शायद जुमी की छोटी शुद्ध ग्रास किंग है। कुछ समय पहले मुयांग की धोखेबाजी की घटना ने लियू में खूब हंगामा मचाया था। मुझे लगता है कि वही नायिका है। रॉक किंग की बात करें तो ये लैन की आंखें सिकुड़ गईं। सभी असंभवताओं को दरकिनार करते हुए यही सच है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पुनर्जन्म हॉल का अतिथि वास्तव में रॉक किंग होगा। हालांकि ध्यान से सोचने पर जोंगली के रॉक किंग होने की संभावना बहुत अधिक है। आखिरकार उसे पहले से ही संदेह था कि जोंगली एक अमर प्राणी है जो लियू में समाहित हो गया है। ठीक युजिंगताई की पिंग दादी की तरह येलान एक साधारण परिवार में जन्मी नहीं थी। उसके पूर्वजों का अमर प्राणियों के साथ सहयोग था और वह आम लोगों की तुलना में रॉक किंग के बारे में अधिक जानती थी।
उसने तुरंत इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि जोंगली रॉक किंग है। 3 दिन बाद केकिंग ने मुयांग को सुबह जल्दी जगाया, उसे बिस्तर पर रहने या सुबह के व्यायाम करने का मौका नहीं दिया और उसे जल्दी ही लियू बैंक ले गई। वैसे क्या आपको मेरी गवाही की जरूरत है? मैं लियू में कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं। मुयांग ने जेके सेलर सूट, काले रेशमी हाई हील्स और लहराती 2 पोनीटेल पहने केकिंग को देखा और थोड़ा उत्तेजित हो गया। लेकिन काम पर केकिंग को उकसाना आसान नहीं था। अगर मैं इस समय केकिंग को काम करने से रोकूं, तो वो मुझे जान से मार डालेगी। तुम लोग, क्या तुम सेलिब्रिटी नहीं हो? केकिंग ने गुस्से में मुयांग पर आंखें घुमाईं। उसके साथ अपने रिश्ते की वजह से मुयांग, जो एक बाहरी व्यक्ति था, पिछले महीने लियू में वाकई सेलिब्रिटी बन गया था। हालांकि नाशिदा के मामले ने केकिंग को बहुत समर्थन दिलाया है और केकिंग इस पर कुछ कह नहीं पा रही है। तुम्हें क्यों लगता है कि नाशिदा के दखल की वजह से मुयांग और मैं अलग हो जाएंगे? खैर, नाशिदा पहले वाकई बहुत खूबसूरत दिखती थी, लेकिन अब नाशिदा तो बस एक बच्ची है। अगर किसी के मन में नाशिदा के लिए भावनाएं है, तो यह महज मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है। इसे सीधे और मानवीय तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। मुयांग और नाशिदा के रिश्ते की बात करें तो यह स्पष्ट है कि मुयांग नाशिदा को अपनी बेटी की तरह पाल रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में एक हो या एक कम, लगभग एक ही बात है। ऐसा कहने के बावजूद मुयांगशु ने केकिंग को हाथ पकड़कर आगे चलने को कहा। केकिंग मुयांग को सीधे लियू बैंक में ले गई। वहां निंगगुआंग और उसकी 3 सजीवें इंतजार कर रही थीं। इसके अलावा गन्यू, हुताओ और अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। आप इतनी जल्दी आ गए? और हुताओ, आप भी इतनी जल्दी क्यों आ गए? मुयांग ने कुछ लोगों का अभिवादन किया और फिर हुताओ से पूछा। निंगगुआंग स्पष्ट रूप से थकी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इस समय खुश थी। वह शारीरिक थकान और मानसिक उत्तेजना की स्थिति में थी। इस दौरान लियू बैंक की तैयारियों में निंगगुआंग की बहुत ऊर्जा खर्च हो गई। कई नियम कानून बनाने पड़े। सौभाग्यवश लियू बैंक खुलने ही वाला है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो निंगगुआंग आज जैन से सो पाएगी। लियू ने अपना बैंक स्थापित कर लिया है और हम अपने लोग हैं, इसलिए मुझे मदद करनी ही होगी। बैंक खुलने पर पुनर्जन्म का हॉल बड़ी संख्या में मोरा को लियू बैंक में जमा करने के लिए भेजेगा। हुताओ को लियू से बहुत प्यार है। इस तरह की देशभक्ति की शिक्षा हुताओ को बचपन से ही मिली है। और तो और, मोरा उसके परिवार का मेहमान है, वह उसकी मदद कैसे नहीं कर सकता। मोरा को रखने के लिए तुमने क्या इस्तेमाल किया है? कहीं ताबूत तो नहीं है? मुयांग का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से पूछा। बाकी लोग भी हुताओ की तरफ देखने लगे। हुताओ कई मामलों में भरोसेमंद थी, लेकिन कई बार वह बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थी। मोरा को ताबूत में रखना हुताओ का काम था। शुरुआत में मेरे पास यही योजना थी। आखिर मोराक्स के अलावा हमारे वांगशिंग हॉल में बहुत सारे ताबूत हैं। एक ताबूत में बहुत सारा मोराक्स आ सकता है। इसके अलावा मुझे हमेशा अजीब लगता है कि हमारे वांगशिंग हॉल के कर्मचारी ताबूत नहीं बल्कि बक्से उठाते हैं। लेकिन किसी ने मुझे याद दिलाया कि आखिर यह लियू बैंक का उद्घाटन था और ताबूतों का इस्तेमाल करना वाकई थोड़ा अशुद्ध था। इसलिए मैंने बक्सों का इस्तेमाल किया। इतने सारे बक्से ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी, हुताओ ने अफसोस जताते हुए कहा। मोराक्स रखने के लिए ताबूत का इस्तेमाल करना वाकई प्रभावशाली है। मू यांग को वांगशिंग हॉल की समृद्धि पर कोई संदेह नहीं होगा। हजारों वर्षों की संचय के बाद यह कैसे संभव हो सकता है? जोंगली द्वारा पारिवारिक संपत्ति को बर्बाद करने के डर से और समय पर कुछ मोराक्स दान करने की आवश्यकता के साथ, और यहाँ तक कि कम कीमत पर या मुफ्त में अंतिम संस्कार करने के कारण वांगशिंग हॉल के पास अभी भी बहुत बचत थी। निंगगुआंग ने एक आशंका व्यक्त की, सौभाग्य से वांगशिंग हॉल में अभी भी सामान्य लोग मौजूद थे। अगर हुताओ सचमुच ताबूत यहाँ लेकर आया होता
तो यह बहुत बड़ी बात होती। मु यांग ने निंगगुआंग की ओर मुड़कर पूछा, जमाकर्ता के साथ कोई समस्या तो नहीं होगी, ऐ ना? मेरे बचे हुए मोरा का 3/4 हिस्सा लियू बैंक में जमा किया जाएगा और लियू के अधिकारी भी लियू बैंक में खाते खोलेंगे और भविष्य के वेतन भी लियू बैंक के माध्यम से ही दिए जाएंगे, निंगगुआंग ने आत्मविश्वास से कहा। मेरी कंपनी के कर्मचारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ कर्मचारियों, जिनके साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, उनके वेतन भी लियू बैंक के माध्यम से ही दिए जाएंगे। यह सुनकर मु यांग ने हल्के से सिर हिलाया। वेतन वितरण के इन तरीकों को देखते हुए मु यांग को लियू में लियू बैंक के विफल होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। आपके द्वारा बताए गए बैंक कार्ड के आधार पर मैं आपको यह चीज दिखाती हूँ। फिर निंगगुआंग मु यांग को एक मॉनिटर के पास ले गई। मु यांग ने अविश्वास से पूछा, क्या यह कंप्यूटर है? पहले आप मार्शल आर्बिट्रेशन ऑफिस से कई कंप्यूटर लाए थे। हमने मास्टर लियून जिएफेंग से उन कंप्यूटरों का अध्ययन करने को कहा था। मास्टर लियून जिएफेंग से टीवी देखने और गेम खेलने वाला कंप्यूटर बनवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सिर्फ जानकारी पढ़ने की बात हो तो यह संभव है। बैंक कार्ड भी बनाए जा सकते हैं, निंगगुआंग ने भावुक होकर कहा। अगर मास्टर लियून जिएफेंग न होते तो मुझे डर है कि हम ये चीजें नहीं बना पाते। लेकिन क्या आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है? यह सुनकर मु यांग भी चौंक गया। आप डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? इसमें कोई समस्या नहीं होगी। यह सिर्फ कुछ डेटा का आदान प्रदान है। हम इसे यहाँ कर सकते हैं, निंगगुआंग ने आत्मविश्वास से कहा। अमर लोगों को कम मत समझो।